आर्च ने शक्ति को एजेंडा निर्माण के रूप में परिभाषित किया। शक्ति का आशय दूसरे की निर्णय क्षमता को प्रतिबंधित करना भी है। जे.आर. ल्यूकास के अनुसार शक्ति दूसरे के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता है, अतः शक्ति वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 यूएस 1971 यूके में कहा कि राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। उदारवादियों के अनुसार शक्ति, इन्होंने शक्ति को राजनीतिक रूप में स्वीकार किया। लॉर्ड बेंथम ने जनता की शक्ति का समर्थन किया। शक्ति संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान है। मार्क्सवादियों के अनुसार शक्ति मूलतः आर्थिक है। मार्क्स ने शक्ति को उत्पादन के संबंध एवं साधन के रूप में देखा। मार्क्स के अनुसार जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा वही शासन करता है। ठीक है। ग्रामशी ने शक्ति को वैचारिक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे आधिपत्य की संज्ञा दी। संरचनात्मक मार्क्सवादी अल्थ्यूजर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा शक्ति का बाध्यकारी प्रयोग नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय और सेना के द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक मार्क्सवादी अल्थ्यूजर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा शक्ति का बाध्यकारी प्रयोग नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय और सेना के द्वारा किया जाता है। निकोस पोलांजा के अनुसार शक्ति अवैयक्तिक सामाजिक संरचना का परिणाम है। निकोस पोलांजा की रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 है। रॉल्फ मिलीबैंड की रचना द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 है। नारीवादियों के अनुसार शक्ति, नारीवादी पितृसत्ता को शक्ति का केंद्र मानते हैं। पितृसत्ता के कारण महिलाएं आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में हाशिए पर हैं। उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार शक्ति, फुकोल्ट ने शक्ति की संकल्पना को कैपिलरी केशिका के रूप में परिभाषित किया है। इसकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 है। यह समाज में उसी प्रकार फैली होती है जैसे शरीर में कोशिकाएं। फुकोल्ट ने शक्ति की संकल्पना को केशिका के रूप में परिभाषित किया। इसकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 है। यह समाज में उसी प्रकार फैली होती है जैसे शरीर में कोशिकाएं। माइकल फुकोल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। शक्ति के उत्पादन आयाम पर बल दिया। शक्ति का आधार केवल राज्य और सरकार के संगठन में ही नहीं अपितु वित्त, लेखा, विज्ञान और मनोचिकित्सा जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में अंतर्निहित होता है। माइकल फुकोल्ट के अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं। माइकल फुकोल्ट के अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित है, बल्कि शक्ति का प्रयोग तकनीकी के रूप में किया जाता है। शक्ति के द्वारा पहचान, आइडेंटिटी और आत्मनिष्ठता का निर्माण होता है। फुकोल्ट ने शक्ति के इन रूपों को गवर्नमेंटैलिटी के रूप में व्यक्त किया। फुकोल्ट के अनुसार शक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित 3 प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं। फुकोल्ट के अनुसार शक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित 3 प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं। निर्जातीय, सामाजिक और धार्मिक, जो सामंतवादी समाजों में व्याप्त था। शोषण के विरुद्ध संघर्ष पूंजीवादी समाजों में उत्पन्न हुआ। उन्होंने शक्ति को बाध्यता न मानकर उसके उत्पादक आयाम पर बल दिया। आधुनिक युग में शक्ति केवल कार्यपालिका और नौकरशाही में ही निहित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी निहित है। माइकल फुकोल्ट की अन्य रचनाएं निम्न है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन 1964 एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1970 है। शक्ति का विवरण, विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता है।
ठीक है, बल्कि शक्ति का केंद्रण मुट्ठी भर विशिष्ट लोगों में होता है तथा यह सदैव बना रहता है। बल्कि शक्ति का जबकि बहुलवादियों के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों में होता है। अतः बहुलवादियों के अनुसार शक्ति संबंधात्मक या सापेक्षिक होती है। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति मूलतः नॉन सेक्शनल या नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। ठीक है, जबकि विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है। समाज में मुट्ठी भर लोगों में शक्ति निहित होती है। ठीक है, सत्ता अथॉरिटी। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। सत्ता के दो घटक हैं, शक्ति और वैधता। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। सत्ता के दो घटक हैं, शक्ति और वैधता। किसी नियम या निर्णय की वैधता यह संकेत करती है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए या सारे समाज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तथा मन से स्वीकार करते हैं। जोसेफ डी मैस्ट्रे के अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। शक्ति और सत्ता। शक्ति का वैधानिक रूप ही सत्ता है। शक्ति का वैधानिक रूप ही सत्ता है। शक्ति को दीर्घकालिक बनाने के लिए शक्ति का सत्ता में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं है, सत्ता में शक्ति होना आवश्यक है। मैक्स वेबर राजनीतिक सत्ता का आशय राज्य द्वारा प्रदत्त सत्ता है। सत्ता का विश्लेषण समाजशास्त्रीय रूप में किया। मैक्स वेबर ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी निश्चित भूभाग में राज्य का हिंसा के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार होता है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या काम कराया जा सके, जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य की मूल विशेषताएं हैं। राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है। राज्य द्वारा हिंसा का वैधानिक प्रयोग किया जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के आदर्शीय रूप का प्रयोग करते हुए उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप। परंपरागत सत्ता, इतिहास पर आधारित सत्ता, परंपराओं प्रथाओं का पर अत्यधिक महत्व। सत्ता की आज्ञा का पालन तर्क की बजाय समाज के रीति रिवाजों के आधार पर होता है। करिश्माई सत्ता, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित आज्ञा देने वालों के विलक्षण प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप, सत्ता का यह रूप तर्क और विवेक पर आधारित होता है, नियम और कानून पर आधारित। वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता के इसी तार्किक और वैधानिक स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। तर्क बुद्धि के रूप, इस युग में जो व्यक्ति आज्ञा दे रहा उसकी सत्ता वैधानिक होनी चाहिए। मैक्स वेबर इस तार्किक वैधानिक रूप को नौकरशाही की संज्ञा दी। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के भी आदर्श रूप का वर्णन किया। उनके अनुसार नौकरशाही के आदर्श स्वरूप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नौकरशाही की संरचना सोपानिक होती है। इसके पदों शक्तियों का विभाजन होता है। यह औपचारिक नौकरशाही की मूल विशेषताएं अनम्यता होती हैं। नौकरशाही अवैयक्तिक आधार पर संचालित होती है। नौकरशाही रूपी संगठन में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है। आजीवन वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग पहली बार डिगोर्नी ने किया। वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता व स्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। लिप्सेट के
किसी राजनीतिक प्रणाली की वैधता लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करने और कायम रखने की क्षमता है जो राजनीतिक व्यवस्था समाज के लिए उपयुक्त है। वैधता संकट हैबरमॉस की रचना लेजिटिमेशन क्राइसिस है। हैबरमॉस की रचना लेजिटिमेशन क्राइसिस है। 9 मार्क्सवादी विचारक हैबरमॉस द्वारा यह विचार किया गया है जिनके अनुसार पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है, जबकि राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों के कल्याण का दावा किया जाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था पूंजीपतियों के हितों तथा आम जनता की आशाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में विफल हो जाती है। तो देखो, शक्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो पहले तो शक्ति की परिभाषा पढ़ी, ठीक है, शक्ति की परिभाषा पढ़ी, फिर आयाम पढ़ा हमने, फिर वैधता या शक्ति का संबंध पढ़ा, विषय वस्तु शक्ति की संकल्पना पढ़ी हमने, विषय वस्तु राजनीतिक विज्ञान शक्ति विज्ञान के रूप में पढ़ा हमने, उदारवादियों के अनुसार शक्ति ये भी पढ़ा, मार्क्सवादी के अनुसार शक्ति ये भी पढ़ा हमने, नारीवादियों के अनुसार शक्ति, उत्तर आधुनिक विचारों के अनुसार शक्ति, फिर शक्ति का वितरण हमने पढ़ा, फिर सत्ता पढ़ा, शक्ति और सत्ता में संबंध पढ़ा हमने, मैक्स वेबर को पढ़ा, फिर परंपरागत सत्ता, फिर करिश्माई सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप पढ़ा हमने, वैधता और वैधानिक संकट। इस प्रकार हमने शक्ति चैप्टर को पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।